एवरीवन। आज हम लोग थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। थायरिस्टर फैमिली में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एससीआर को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए, एससीआर में चार परतें होंगी, चार लेयर होंगी। कौन कौन सी? देखिए, पी एन ये 4 लेयर डिवाइस है, ठीक है। और इसमें टर्मिनल कितने होंगे? एनोड, कैथोड, गेट, और 3 टर्मिनल होंगे। 4 लेयर होंगी, मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ और आप भी इसके साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है। इसमें इसमें 4 लेयर होती है, ठीक है। 4 लेयर्स होंगी और टर्मिनल 3 टर्मिनल होंगे, ठीक है। और यह एक यूनिडायरेक्शनल युक्ति होगी, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, 4 लेयर है और 3 टर्मिनल है। देखिए, 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे? एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। ये 3 टर्मिनल होंगे और 4 लेयर होंगी ये 1 2 3 4। और जंक्शन पूछेगा तो 3 जंक्शन होंगे, 1 2 3, J1 J2 J3 लिख देते हैं यहीं पे। और इसमें 3 जंक्शन होंगे, ठीक है। और एससीआर को हम लोग एक डीसी स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं, यूज एज अ डीसी स्विच, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है एससीआर, ये केवल फॉरवर्ड वाइस में ही काम करेगा। एससीआर ऑलवेज वर्क इन फॉरवर्ड वाइस, ठीक है। एससीआर जो है वो सदैव फॉरवर्ड वाइस में ही काम करेगा। तो इससे देखिए क्वेश्चंस आता है कि एससीआर में कितने लेयर होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, एससीआर यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, एससीआर में कितने जंक्शन होते हैं, ठीक है। एससीआर को हम किस स्विच की तरह यूज कर सकते हैं? डीसी स्विच की तरह, ठीक है। एससीआर कौन से वाइस में वर्क करता है? रिवर्स वाइस में वर्क करेगा, फॉरवर्ड वाइस में करेगा या दोनों में करेगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो एससीआर हमेशा फॉरवर्ड वाइस में ही वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे एससीआर की कार्यप्रणाली। इससे पहले देखिए, ये जो था एक स्ट्रक्चर था जिसमें 4 लेयर, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल थे, ठीक है। और 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड, गेट, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और इसका ये सिंबल है, सिंबल्स में ये देखिए, ये कैथोड रहेगा, ये एनोड है और ये वाला टर्मिनल गेट रहेगा, ठीक है। अभी इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं इसका वर्किंग। देखिए, वर्किंग में फर्स्ट इसमें 3 मोड रहेंगे। 3 मोड्स में फर्स्ट मोड रहता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा रहेगा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड और तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला 3 मोड में काम करेगा एससीआर। वर्क इन 3 मोड, ठीक है। एससीआर 3 मोड में काम करेगा। फर्स्ट जो रहता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, इसको पहले इसका सिंबल बनाएंगे, सिंबल बना के देखते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बोल रहा है, जब हम लोग एनोड को, इस वाले एनोड को यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ठीक है, और कैथोड, एनोड को पॉजिटिव देना है और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई देना है। यहाँ पर इसको एनोड की कैथोड की तुलना में, एनोड को कैथोड की तुलना में पॉजिटिव करना है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना है। तब जंक्शन J2 रिवर्स बाइस रहेगा। ये कौन सा बाइस में हो जाएगा? तब जंक्शन J2 रिवर्स बाइस में रहेगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, रिवर्स बाइस, ठीक है। तो ये देखिए, जब यहाँ पे पॉजिटिव, आप कैथोड को, कैथोड की तुलना में एनोड को पॉजिटिव कर रहे हैं, उस टाइम पे J2 रिवर्स बाइस में रहेगा, ठीक है। और J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। ये J1 और J3 किस में हो जाएंगे? एक मिनट, ये दोनों J1 और J3 ये वाले, ये फॉरवर्ड बाइस में होंगे, ठीक है। ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होंगे। J2 रिवर्स बाइस है, J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस है। तो इस समय में जब SCR, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, इस समय, इस टाइम पे जब देखिए, जब J2 मतलब रिवर्स बाइस रहेगा और J1 और J2 रिवर्स बाइस में रहेगा, J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में रहेंगे, तो इस टाइम पे SCR ऑफ स्टेट में रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑफ स्टेट का रहेगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR ऑन रहता है या किस स्टेट में रहता है? तो इस जब इस कंडीशंस में SCR ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस रहेंगे और J2 रिवर्स बाइस रहेगा, तो SCR कौन सी कंडीशन में रहेगा? फॉर देखिए, ऑफ स्टेट में रहेगा। और फॉरवर्ड इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR में कौन सा जंक्शन किस कंडीशन में रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में रहेंगे और J2 रिवर्स बाइस में रहेगा, और ये इस कंडीशन में SCR ऑफ रहता है। ये था SCR का फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसमें 3 कंडीशंस हैं टोटल। SCR वर्क इन 3 मोड लिखा हुआ है, तो इसमें फर्स्ट मोड हो गया है। अभी दूसरा मोड देखते हैं। दूसरा मोड आता है फॉरवर्ड, ये था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है ना। तो इसमें ब्लॉकिंग में से वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि SCR ऑफ स्टेट में रहेगा। दूसरा कंडीशन रहता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, ठीक है। फर्स्ट था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। इस कंडीशन में क्या होता है, जब एनोड से कैथोड के मध्य, ये देखिए, जब एनोड, ये पॉजिटिव एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम वोल्टेज के मध्य पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर देंगे और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज देंगे और वोल्टेज को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। एक मिनट रुकिए, देखिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव देना है और यहाँ पे नेगेटिव देना है। जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दिया है हमने, वी वोल्टेज यहाँ से जो दिया हुआ है, इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब डिप्लेशन लेयर पे उच्च वोल्टेज काम करेगा, ठीक है। इसकी जो डिप्लेशन लेयर है बीच में, उस डिप्लेशन लेयर पे क्या होगा, एक हाई वोल्टेज जाएगा। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण J2 का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप अगर ऊपर से वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लेयर आ रहा है? J2 आ रहा है ना। तो J2 का क्या होगा, अगर यहाँ से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसपे J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी, ठीक है। तो इसको ही एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो J2 का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
एवलांच ब्रेकडाउन्स। ठीक है, अब देखिए दोबारा से देखिए एवलांच ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं। जब आप एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज देंगे और धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर पे एक हाई वोल्टेज अप्लाइड होगा और J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा, तो इस ब्रेकडाउन्स को ही एवलांच ब्रेकडाउन्स बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये दूसरा था फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, और इसमें क्या होगा, एक नोट्स और है इसमें, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे SCR की ऑन स्टेट में धारा किसी एक्सटर्नल इम्पीडेंस द्वारा सीमित की जाती है। ऑन कंडीशन में, जब SCR ऑन कंडीशन में रहता है तो उस समय में अगर हम जो SCR में जो करंट बह रही है उसको हम सीमित करना चाहें तो वो एक्सटर्नल इम्पीडेंस लगाकर सीमित किया। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि SCR में ऑन स्टेट में करंट को किसके द्वारा सीमित किया जाता है। तो जो यहाँ पर करंट ज़्यादा हो रही है इसको सीमित करने के लिए हम एक्सटर्नली एक अलग से इम्पीडेंस प्रयोग किया जाता है और उस इम्पीडेंस की सहायता से यहाँ पे इस करंट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को दोबारा से समझिए। जब आप इसको पहले भी पॉजिटिव दे रहे थे, नेगेटिव दे रहे थे, तो J2 किस में आ रहा था, J2 रिवर्स बाइस में था। ठीक है, J2 रिवर्स बाइस में रहेगा और यहाँ पर अगर अप्लाइड वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर पर मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड होगी और मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होगी तो J2 इसका अपना एक कैपेसिटी है वोल्टेज सहन करने का, ये J2 ब्रेक जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसी ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, और ये मोड कौन सा होगा, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड होगा। ठीक है, और जो इसमें ऑन स्टेट में करंट को कंट्रोल करा जाता है, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सटर्नली हम लोग एक इम्पीडेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस इम्पीडेंस के द्वारा SCR में जो ऑन स्टेट में जो करंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब तीसरा मोड है, तीसरा मोड रहता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। यहाँ पे देखिए तीसरा, ये फर्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, ये दूसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स, बहुत सी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि SCR कितने मोड पे काम करता है, कौन से मोड में कौन सा टर्मिनल किस में रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। SCR कौन सा डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, SCR में कितने लेयर होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आप लोग देख रहे थे कि एनोड को हम कैथोड की तुलना में धनात्मक कर रहे थे, तो जो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है तो इसमें हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का उल्टा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे हमको माइनस देना है। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का अपोजिट होगा और कैथोड को यहाँ पे पॉजिटिव देना है, यहाँ पे पॉजिटिव देना है, यहाँ नेगेटिव देना है। देखो जब कैथोड को एनोड के सापेक्ष हम धनात्मक करेंगे, इसको मतलब इसको हम पॉजिटिव देंगे, धनात्मक सप्लाई देंगे या पॉजिटिव सप्लाई देंगे, तब J1 और J3 किस में हो जाएगा। उस टाइम पे क्या हो रहा था, J1 और J3 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या था, J1 और J3 फॉरवर्ड वाइस हो रहा था, लेकिन J2 रिवर्स वाइस हो रहा था। लेकिन इसमें उल्टा होगा, J1 और J3 क्या हो जाएंगे, ये दोनों मोड किस में आ जाएंगे। देखिए फॉरवर्ड वाइस में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये दोनों J1 और J2 किस में आ रहे, J1 और J3 किस में आ रहे थे, फॉरवर्ड वाइस में आ रहे थे और J2 रिवर्स में आ रहा था। लेकिन इसमें उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई चेंज कर दिया है। हम देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में यहाँ पॉजिटिव दे रहे थे, यहाँ नेगेटिव दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ऊपर एनोड को नेगेटिव दिया है और कैथोड को पॉजिटिव दिया है। अब J1 J2 इसमें रिवर्स वाइस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स बाइस। ठीक है, ये दोनों जंक्शन क्या हो जाएंगे, J1 और J3 रिवर्स बाइस हो जाएंगे। ठीक है, और J2 किस में आ जाएगा, J2 आएगा फॉरवर्ड वाइस में, ये वाला J2 फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा।
ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है। यहाँ पर सप्लाई पहले तो हमको उल्टा देना है, एनोड को नेगेटिव देना है और कैथोड को पॉजिटिव देना है। उसके बाद क्या होगा, J1 और J3 रिवर्स मोड में हो जाएंगे और J2 फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा। ठीक है, फिर SCR की रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में एक सूक्ष्म रिवर्स लीकेज धारा करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो ये ब्लॉकिंग स्टेट है, ब्लॉकिंग इसमें एक रिवर्स लीकेज करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक जंक्शन कितना, देखो पहले वाले में ब्लॉक जंक्शन कितने थे, इसमें ब्लॉक जंक्शन कितने होंगे। जंक्शन मतलब ये J1 J2 J3 ये जंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिवर्स वाइस में कितने ब्लॉक जंक्शन होंगे। ठीक है, इसमें ब्लॉक फर्स्ट वाले में एक ही ब्लॉक जंक्शन था, उसमें केवल J2 ब्लॉक हो रहा था, लेकिन इसमें J1 और J3 ब्लॉक हो रहे हैं, तो इसमें ब्लॉक जंक्शन की संख्या कितनी हो जाएगी। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लॉक जंक्शन कितने हो जाएंगे इसमें 2। और अगर यही क्वेश्चंस फॉरवर्ड वाइज के लिए पूछा होता तब यहाँ पर केवल 1 होता। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था तीसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में आपने पढ़ा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा था फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, और तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में सप्लाई अपोजिट करनी है, उसमें J1 और J3 रिवर्स वाइस, J2 फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। ठीक है, और इस रिवर्स वाइस में रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में एक सूक्ष्म लीकेज करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, ये भी याद रखना, रिवर्स लीकेज करंट्स में बहुत इसका मान बहुत कम रहता है, और इसमें इस वाली कंडीशन में जो ब्लॉक जंक्शन होंगे वो 2 ब्लॉक जंक्शन होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से ब्लॉक जंक्शन होंगे, यहाँ पे देखिए J1 और J2 दोनों ब्लॉक कंडीशंस में रहेंगे। ठीक है, तो ये थे SCR के 3 वर्किंग मोड। अब मैं आपको बताऊंगा SCR VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। SCR के अभिलक्षण क्या होते हैं, VI अभिलक्षण क्या होते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ये इसका सिंबल है, और जो ओरिजिनल SCR कंपोनेंट रहता है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। इसका ओरिजिनल एक बार और मैं आपको दिखा दूंगा अलग से इमेज में। ये वाला टर्मिनल एनोड रहेगा। ठीक है, ये बीच से जो निकला हुआ है ये गेट टर्मिनल है, और ये कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है, जो रिवर्स लीकेज करंट मैं आप लोगों को बता रहा था वो यहाँ पे इससे डिनोट किया गया है। ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट जो थर्ड मोड में आपने पढ़ा था। ठीक है, थर्ड मोड में लास्ट में SCR में जो ब्लॉकिंग रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में लीकेज करंट बह रही थी, तो वो ये यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का होगा, ये वाला फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। ठीक है, और ये यहाँ पर रिवर्स लीकेज करंट दिखाई गई है, यहाँ पर फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये इस वाले ग्राफ से फॉरवर्ड लीकेज करंट दिखाया गया है। ये इस इधर की ओर आपको जो दिख रहा है नीचे फॉल डाउन्स में, ये रिवर्स लीकेज करंट है। ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये एनोड करंट दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक ये IH और IL। ये IH मतलब होल्डिंग करंट है, और IL मतलब लैचिंग करंट है। ठीक है, होल्डिंग करंट क्या होता है, ठीक है ना, होल्डिंग करंट में यह न्यूनतम एनोड धारा का को SCR को ऑन स्टेट में बनाए रखता है। ठीक है, होल्डिंग करंट क्या होगा, होल्डिंग करंट क्या होगा, देखो दोबारा से, यह वह न्यूनतम एनोड धारा है। एनोड मतलब यहाँ पर देखिए ये जो एनोड करंट है, ये एनोड करंट का वह न्यूनतम मतलब कम से कम वह वैल्यू है जो SCR को ऑन स्टेट में बनाए रखता है। तो क्या होगा, एनोड करंट का वह न्यूनतम मान जो SCR को ऑन स्टेट में बनाए रखता है उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट बोलेंगे। ये देखिए ये रहा होल्डिंग करंट्स, यहाँ पर दिख रहा है ये एनोड करंट का मिनिमम वैल्यू है जो SCR को ऑन स्टेट में बनाए रखेगा। तो होल्डिंग करंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी में कुछ पॉइंट्स और होते हैं, मैं आपको भी बता दूँ। ये ताप पर प्रति अधिक संवेदनशील होता है, अधिक ताप के प्रति जो टेम्परेचर है उसके लिए बहुत अधिक सेंसिटिव रहता है। ताप बढ़ने पर इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, होल्डिंग करंट IH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो होल्डिंग करंट्स भी बढ़ेगा। ये बहुत टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है।
ठीक है। नेक्स्ट है जो होल्डिंग करंट्स है ये एससीआर के टर्न ऑफ प्रोसेस को भी दर्शाता है। ठीक है, जो यहाँ पर होल्डिंग करंट से नीचे अगर करंट आ जाएगी तो एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा, तो ये एक तरीके से टर्न ऑफ प्रोसेस को भी दर्शाता है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। एनोड धारा का वह न्यूनतम मान जो एससीआर को ऑन स्टेट में बनाए रखता है उसको हम होल्डिंग करंट कहते हैं। ठीक है, ये ताप के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है, ताप बढ़ाएंगे तो होल्डिंग करंट बढ़ेगा, और ये एक तरीके से एससीआर के ऑन जो एससीआर के ऑफ स्टेट को भी टर्न ऑफ प्रोसेस को भी दर्शाता है। टर्न ऑफ प्रोसेस को किस तरीके से दर्शा रहा है, अगर आप होल्डिंग करंट का मान यहाँ पर से कम कर देंगे तो एससीआर स्वतः ही टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूनतम वैल्यू है एनोड करंट की जो एससीआर को ऑन बनाए रखता है, ऑन करने के लिए सहाय रहता है। इसके बाद दूसरा आता है आईएल यानी कि लैचिंग करंट। ठीक है, देखिए लैचिंग करंट, देखिए ये वाला जो था, देखिए जिस तरीके से लैचिंग करंट किसको बोलते हैं, ये वाला क्या था, जिस तरीके से एनोड करंट का न्यूनतम वैल्यू जो थायरिस्ट ये एससीआर को ऑन बनाए रखता था उसको हम होल्डिंग करंट बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड धारा का वह न्यूनतम मान जो एससीआर को ऑन स्टेट में लाता है उसको हम क्या बोलेंगे, लैचिंग करंट बोलेंगे। दोबारा से सुनिए, एनोड करंट का वह मान जो इसको किस ऑन कंडीशन में लाएगा। ठीक है, ऑन कंडीशन एससीआर को ऑन करेगा, उसके बाद आप अगर एनोड करंट को घटाएंगे धीरे धीरे करके तो जो न्यूनतम करंट है जिस पर एससीआर ऑन रहे, एक बार ऑन करने के लिए आपको करंट ज़्यादा चाहिए होता है, ऑन करने के बाद आप उसको धीरे धीरे घटाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको अलग से समझाता हूँ। यहाँ से आपने ये एनोड करंट है, ठीक है, ये एनोड करंट है, ये वाला ग्राफ जो दिखा रहा है ये एनोड करंट दिखा रहा है। यहाँ से करंट को घटाना, यहाँ देखिए इधर से आपने एससीआर के लिए करंट की वैल्यू देखा कि किस करंट पर एससीआर ऑन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट की एक वैल्यू मिली आपको जहाँ पर एससीआर ऑन हो जाए। मान लो ये 1 मिली एम्पियर है। ठीक है, ये 1 मिली एम्पियर है, इस पर एससीआर ऑन हो गया। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको घटाया, घटाने के बाद करंट की वह वैल्यू जहाँ पर मिनिमम आने पर एससीआर ऑन था और ऑन हो उससे नीचे कर रहे हैं तो एससीआर ऑफ हो जा रहा है, तो ये वाला करंट रहेगा IH। ठीक है, जिस करंट पे जो एससीआर को ऑन स्टेट में लाया ये था IL लैचिंग करंट, और फिर धीरे से हमने करंट घटाया कि कितने, देखते हैं कि कितने मिनिमम करंट तक एससीआर ऑन रहता है। तो जो लास्ट एससीआर को जिस करंट पे ऑन रह रहा था उसको होल्डिंग करंट बोलते हैं। तो होल्डिंग करंट का मान, ठीक है, होल्डिंग करंट का मान लैचिंग करंट से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लैचिंग करंट है ये एससीआर को ऑन स्टेट में लाता है, और होल्डिंग करंट जो है वो एससीआर को हमेशा ऑन स्टेट में बनाए रखता है। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था एनोड करंट का वह वैल्यू या वह मान जो एससीआर को ऑन स्टेट में बनाए रखता है उसको लैचिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से अगर आप देखिएगा और ऑडियो को 2-3 बार सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब एक सा लगना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा है इसका जो मान होगा, इसका न्यूनतम मान 1 मिली एम्पियर। ठीक है, जो लैचिंग करंट है, लैचिंग करंट की वैल्यू कितना रहती है, 1 मिली एम्पियर रहेगा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर्स की वैल्यू रहती है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ एग्जाम में, 1 मिली एम्पियर्स का कितना लैचिंग करंट का वैल्यू कितना रहता है। और जो होल्डिंग करंट था, होल्डिंग करंट क्या दिखा रहा था, होल्डिंग करंट क्या डिनोट कर रहा था, ऑफ प्रोसेस डिनोट कर रहा था। इससे नीचे अगर आप बना रहे थे तो ये ऑफ हो जा रहा था ना। ठीक है, ये ऑफ प्रोसेस दिखा रहा था, तो IL जो लैचिंग करंट है, लैचिंग करंट दिखाएगा ऑन प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों ऑन प्रोसेस, ये लैचिंग करंट ऑन प्रोसेस शो करेगा। ठीक है, तो ये थे होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो VBO है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यहाँ पर इस लास्ट वोल्टेज रहता है, इसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। ठीक है,
और ये एनोड करंट्स दिखा रहा है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड फर्स्ट मोड था जो, ठीक है। ये फॉरवर्ड लीकेज धारा, ये रिवर्स लीकेज करंट यहाँ पे शो कर रहा है, जो लास्ट में आपने रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पढ़ा था जिसमें दो जंक्शन ब्लॉक्ड हो रहे थे, J1 और J3, ठीक है। ये वाला पॉइंट जीरो रहेगा, इसी से यहाँ से करंट चलना शुरू करता है और यहाँ से जो है करंट ऊपर की ओर चलता है, तो जो करंट SCR को ऑन स्टेट में लाता है उसको लैचिंग करंट कहते हैं, और जिसमें फिर करंट घटने के बाद जिसमें करंट की वह न्यूनतम वैल्यू जिस पर SCR हमेशा ऑन रहता है उसको हम लोग होल्डिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, इसमें दोनों में पूछता है लैचिंग करंट या होल्डिंग करंट में कौन ज़्यादा रहेगा, तो होल्डिंग करंट की वैल्यू लैचिंग करंट की वैल्यू से हमेशा कम रहती है। IL बड़ा होगा IH से, ठीक है, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, यहाँ IH लिख देंगे तो IH छोटा होगा IL से। इस तरीके से एग्जाम में पूछता है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट्स के लिए। और जो यहाँ पे एक पॉइंट्स और बताया था मैंने आपको कि लैचिंग करंट का मान कितना रहना चाहिए, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर रहता है। तो ये SCR के लिए कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसका यूजेज कहाँ पे है, इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसका यूज सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ SCR में देखिए, फर्स्ट इसका यूज होगा स्टैटिक कंट्रोल, स्टैटिक कंट्रोल, ठीक है। दूसरा फेज कंट्रोल, तीसरा बैटरी चार्जर, ठीक है। और इमरजेंसी लाइट वगैरह में भी देखने को मिलता है। इमरजेंसी लाइट, ठीक है। और टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलिंग, लास्ट यूज होगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो जो हम लोग एक रेक्टिफायर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रहेगा, ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया है, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर, ठीक है। ये सातवां यूज है इसका। और ये अलग तरीके से भी एग्जाम में, जैसे DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा डायरेक्ट, ट्रायक, मॉसफेट, इस तरीके से, ठीक है। SCR, तो डायरेक्ट, ट्रायक, मॉसफेट, SCR, चार ऑप्शन में अगर आपको पता होगा SCR का यूज इसमें क्या है तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये थे SCR के यूज, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी में अभी SCR के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसी के टॉपिक के ऊपर। अगर आपको समझाया हुआ अच्छा लगा है तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एक वीडियो में सारा सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फर्स्ट है, इसमें हम देखते हैं थायरिस्टर रेटिंग, है थायरिस्टर फैमिली से ही आता है। थोड़ा सा लिखने का इशू है, आप लोगों को समझना होगा। थायरिस्टर रेटिंग्स,
ठीक है, इसमें एक सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता PIV, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसे SCR पर लागू किया जा सकता है वह बिना रिवर्स दिशा में संचालित किए हुए। ठीक है, देखिए दोबारा से, वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसे SCR पर लागू किया जा सकता है बिना रिवर्स दिशा में संचालित किए हुए, यानी कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? PIV, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, VT ये है PIV का पूरा नाम रहता है पीक इनवर्स वोल्टेज। यह वोल्टेज का वह मान है जिसको हम लोग रिवर्स अवस्था में रिवर्स वोल्टेज के रूप में SCR को दे सकते हैं, तब जब तक कि बिना उसको रिवर्स दिशा में हम लोग संचालित यानी रिवर्स डायरेक्शन में हम SCR को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो थायरिस्टर का PIV रहता है, पीक इनवर्स वोल्टेज रहता है, वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो PIV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T भी लिख सकते हैं आप। PIV वोल्टेज जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें अभी कुछ टॉपिक्स और बच गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझाया हुआ, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो में से कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आप चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें सारा प्रैक्टिकल रिलेटेड और SCRs को कैसे रन करवाते हैं ये प्रैक्टिकल्स करके भी मैं चैनल्स पर अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लास्ट में एक बार SCR का आपको ओरिजिनल क्योंकि बहुत सी बार हम लोग पूरा कंपोनेंट पढ़ लेते हैं और जब वो सामने आता है तो हम पहचान नहीं पाते उसको, तो मैं लास्ट एक आपको इसका ओरिजिनली जब किसी सर्किट में आप देखेंगे तो SCR किस तरीके से दिखता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं मिस कर गया था। इस तरीके से जब भी आप कोई PCB में देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस तरीके का एक कंपोनेंट आपको दिखेगा, तो यही SCR रहता है। इसमें 3 टर्मिनल रहते हैं। ये वाला टर्मिनल इसका गेट रहेगा जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला टर्मिनल गेट रहता है। ठीक है, और ये कैथोड रहेगा, ये वाला पॉजिटिव रहता है। अब इसमें आप हमको एक टर्मिनल कॉमन बनाना होता है, गेट के द्वारा हम कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड को पॉजिटिव और नेगेटिव देना होता है। और ये वाला जो टर्मिनल है इसके साथ एक हीट सिंक कनेक्ट किया जाता है जो एल्युमिनियम धातु का बना हुआ, जो वर्किंग कंडीशन में इसमें जो हीट जनरेट होती है, मतलब इसमें जो हीट, ये कंपोनेंट हीट हो जाता है, तो इसका जो एक्स्ट्रा हीट होता है वो हीट सिंक अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और इसकी हीट को कम करने का काम करता है। इसमें एक हीट सिंक पेस्ट लगा करके पीछे से इसको हीट सिंक पर माउंट किया जाता है और हीट सिंक को भी PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग किया जाता है। ये मैं मिस कर गया था वीडियो में आपको दिखाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को समझा हो, समझ में आया हो तो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।